तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस संस्था के माध्यम से ये जो प्रोग्राम चल रहा है वेल बिगन हाफ डन, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे जो परफॉर्मर वक्ता है वो भी प्रकट हो चुके हैं। बढ़िया सी सुंदर सी उनकी ऑफिस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीछे बढ़िया सा लोगो दिख रहा है और बढ़िया सी ऑफिस के अंदर में विराजमान है। सबसे पहले बीडीआई की और हमारी भारतीय संस्कार भारतीय परंपरा के अनुसार माता सरस्वती की वंदना, क्योंकि विद्या की देवी माता सरस्वती की वंदना से हम लोग शुरू करते हैं सारे प्रोग्राम की शुरुआत। तो विद्या की देवी माता सरस्वती की वंदना करूंगा। आप जिस भी ईश्वर में, प्रभु में आप मानते हैं, आप उनकी प्रार्थना मन में जरूर कीजिए। वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। या कुंडेन्दु तुषार हारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज हमारे बहुत ही प्यारे आज के हमारे जो वक्ता है रघुवीर सिंह यादव, उनका नाम है। तो रघुवीर जी का जो परफॉर्मेंस है, जो पोस्टर आपको मिला होगा, 12 टाइम एमडीआरटी, 1 टाइम डबल एमडीआरटी, 1 टाइम सीओटी एंड नंबर 1 एडवाइजर इन ब्रांच हमेशा रहते हैं, ब्रांच के नंबर 1 एडवाइजर है पिछले 12 सालों से। और उससे भी देखो, साथ साथ में आज मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सीएलआई है कि जो सीएलआई बने हैं लेकिन अपना परफॉर्मेंस डाउन किया। लेकिन हमारे जो आज के वक्ता है वो नंबर 1 सीएलआई भी है ब्रांच के अंदर में। सो दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए बहुत अच्छे तरीके से रघुवीर सिंह काम कर रहे हैं। मैं आपको ये कहूं कि कोई डिसिप्लिन बंदा मैंने मेरे लाइफ में देखा है। मुझे अच्छे लगते हैं कुछ लोग जो डिसिप्लिन में काम करते हैं। तो डिसिप्लिन बंदा मैंने देखा है तो वो है हमारे रघुवीर जी यादव। और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। परसों मैं दिल्ली में जब था, दिल्ली से भी मैंने ये वाला प्रोग्राम लिया था। तो परसों जब दिल्ली में था तो दिल्ली में भी रघुवीर यादव जी आए थे। वो अलवर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन सीखने की जो उनकी भूख है वो उनको दिल्ली तक लेके आती है, मुंबई तक लेके आती है। जहां भी उनको सीखना मिलता है वो उनको अच्छा लगता है। और नतीजा आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी सुंदर, बहुत बढ़िया सी ऑफिस वो बना चुके हैं। सो इतने परफॉर्म करने वाले हमारे रघुवीर जी अभी आपके बीच में रूबरू हो चुके हैं। रघुवीर जी, थोड़ा आपको क्या करना है, आप लैपटॉप से हैं जी सर जी। तो उसको थोड़ा देखो, आपका जो ना ऐसे ऊपर वाला दिख रहा है, छत ना दिखे ऐसा कर लीजिए। हाँ, अभी परफेक्ट है, बस बस नहीं, ये छत दिख रहा है। या उसके फ्लैप को भी नीचे किया जा सकता है रघुवीर जी, आपने बराबर किया था। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। उसके फ्लैप को थोड़ा नीचे कर दीजिए जस्ट। तो परफेक्ट दिखेगा। हाँ, नहीं, वो छत ऊपर चली जा रही है।
यस, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट। हील क्यों जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं लेफ्ट नहीं। है तो हाँ। सो दोस्तों, स्वागत है। और अभी गुब्बारे छूट चुके हैं। आपका स्वागत कर रहे हैं। डिजिटल स्वागत आजकल होता है, सो इस तरह से डिजिटल स्वागत आपका हो रहा है। तालियां बज रही है और आपका स्वागत कर रहा है। ये पैनल आपका स्वागत कर रहा है। बीडीआई मुकेश जोशी आपका स्वागत कर रहे हैं। रघुवीर जी, स्वागत है आपका। प्लीज गो अहेड। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। सर्वप्रथम आपको प्रणाम, और पूरे थैंक ऑल इंडिया से जुड़े हुए हमारे सभी पार्टिसिपेंट को मेरा सादर नमस्कार। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो सर्वप्रथम मैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे एक इंसान के रूप में जन्म दिया, और मेरे पेरेंट्स, जनक जननी, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाने का निर्णय लिया, मेरे परिवारजन, मेरे भाई और बहन, जिन्होंने मुझे पाल पोस यहाँ पे प्यार दिया पूरा, और उसके अलावा मेरे जो गुरुजन हैं। सर्वप्रथम है मेरे रेस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राजेश शर्मा जी, जिनके पास मैं जब आया था तो एक बिल्कुल नादान बच्चा था, और उन्होंने मुझे बिल्कुल इस एजेंसी के अंदर टिकाए रखा। सबसे बड़ी बात ये थी। और जी। उसके बाद सितंबर 2015 के अंदर मैं, श्रीमान मुकेश जोशी सर, आपका मैं ताउम्र ऋणी रहूंगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं अपनी चमड़ी के जूते बना के भी पहनाऊं सर, वो भी आप मेरे लिए कम रहेगा, है ना। और सितंबर 2015 में मैं इंस्टीट्यूट में आया था सर। 18, 19, 20 मई को मैंने पहला आपका बेसिक कोर्स किया था, और दिल्ली के अंदर हुआ था। हाँ, एक एक खाली बात करना चाहूंगा। आपने जो कहा कि मेरी चमड़ी के जूते भी बना दिए जाए तो मुकेश जोशी के लिए कम है। यही भाव मेरे मेरे गुरु के वास्ते भी रहे हैं। और ये डायलॉग मैंने अनेकों बार बताया है। और लोगों को लग रहा है कि मैंने आईओई को छोड़ा है, तो मैंने मेरे मेरे गुरु को नहीं छोड़ा है। नम्र निवेदन करके आप सबको बताना चाहता हूँ, इस ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर में जनरली मैंने ये सब बातें नहीं करी है। बट मुझे वहां से निकाला गया, बस मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। राइट। सो आज भी वही भाव है। बट जब कोई आपको निकाल दे, अब मैं रघुवीर जी को बोलूं कि आपको मेरे पास आना अलाउड नहीं है, तो रघुवीर जी थोड़ी ना आएंगे, चाहे मन में कितने भी अच्छे भाव है। बस ये चीज हुआ था। धन्यवाद। उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि मैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जैतसर एक कस्बा है, और उसके पास में 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है बुगिया। वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। एक किसान परिवार में पैदा हुआ, और शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में हमें पढ़ाया लिखाया, जब संसाधन नहीं थे उस टाइम में हमें पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, संस्कार दिए। और 8 अगस्त 2003 को मैं, मेरा जो गांव है बुगिया, उसको छोड़ के मैं बीकानेर एक शिवबाड़ी बस्ती है वहां पे आ गया था। और उसके बाद में मैं 2004 के जनवरी 2004 में अलवर आया। जब अलवर आया ना सर, तो बड़ा मुझे दुख हो रहा था, परमात्मा ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे कि मुझे आज अलवर जाना पड़ रहा है। कई बार आपके साथ घटनाएं घटित होती हैं, हमें लगता है वो अच्छी नहीं हो रही हैं, बुरी हो रही हैं। बट मेरा ये मानना है कि उस टाइम तो मुझे भी बहुत बुरी लग रही थी, बट राइट। आज मेरा ये मानना है कि वो जो घटनाएं घटित हुई, उसके पीछे परमात्मा की कुछ बड़ी रजा थी, कुछ बड़ा देना था उसने, इसीलिए जी मुझे यहाँ लेके आया वो अलवर के अंदर। जी जी। और उसके बाद 2007 के अंदर मैंने जब एलआईसी के अंदर अपने कदम रखे, श्री राजेश शर्मा जी जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनके सानिध्य में आया। उनका व्यवहार मैंने मेरे फादर की तरह देखा। जैसा मेरा फादर का एथिकल थे, एडिक्ट रहते थे हर चीज पे वो, उसी तरह जी। उनका भी था। और वो जब डांटते थे तो मैंने जब उनको अपना समर्पण दे दिया ना, पूरा समर्पित कर दिया उनको, तो जो अच्छी बात होती तब भी वो डांट देते थे, तो भी मुझे ये नहीं लगता था कि उन्होंने डांट दिया। मैं वहां से सुन के कभी मैंने डिसोबे नहीं किया सर उनका। हमेशा उन्होंने जो कहा मैंने माना। और यही आज जिस लेवल पे पहुंच पाए उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लगभग 15 साल उन्होंने हमें झेला है एक तरह से, ठीक है ना। और 2020 में वो रिटायर हुए थे कोविड के टाइम में। उसके बाद से फिर मैं 2015 के अंदर, सितंबर 2015 में सर आपके पास आया था मैं। और आया यूट्यूब पे देखते हुए, क्योंकि उस टाइम में काम अच्छा हो नहीं रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे। मैंने कहा किस प्रकार से क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने फिर
यूट्यूब पे जैसे मैंने डाला मोटिवेशनल ट्रेनिंग, तो जब डाला तो फिर आपके बहुत सारे वीडियो आए। उसमें जी दो वीडियो तो मेरे को अच्छे लगे। एक तो आपने डॉक्टर का कि जो डॉक्टर कहता है कि एक जो मैकेनिक होता है वो बोला जी ऑपरेशन हम भी करते हैं और एक ऑपरेशन आप भी करते हो। तो आपने वो जो वीडियो किया, आप हम चालू गाड़ी जो है इंजन है उसके अंदर ऑपरेशन करते हैं और आप जो है बंद में करते हो, तो वो एक वीडियो देखा था आपका। और एक कृष्ण जी के घर में वो जो कन्हैया खड़े खड़े बांसुरी बजा रहे थे, तो वो वीडियो देखा। जी तो मैंने कहा यार ये अच्छे बोल रहे हैं, तो फिर आपके देखे, काफी सारे वीडियो देखे। फिर मैंने वहां से नंबर लिया और नंबर लेके मैं आपके पास इंस्टीट्यूट में आया था। और जी सर उस टाइम जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना, तब तो मैं गया तो बड़ा दुखी होके गया था। यार पैसे लग जाएंगे, क्योंकि 8,117 रुपये उस टाइम में फीस थी, आज भी मुझे याद है। जी और कढ़ाई तड़का जो राजेंद्र पैलेस में, वहां पे आपकी मीटिंग थी। और उसमें 18, 19, 20 सितंबर 2015 को आपका पहला बेसिक कोर्स हुआ। और जब आपने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मुकेश जोशी नाम है मेरा और काम मेरा एलआईसी एजेंट हूँ, इंश्योरेंस का काम, मैंने कहा एलआईसी एजेंट, इनको सुनने के लिए अपन इनको 8,117 रुपये दे दिया। तो उस टाइम लग रहा था सर। जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक तक तो आपने क्या सारा बिल्कुल एकदम सेट कर दिया था कि हम लोग यार नहीं, इनको बहुत कुछ आता है। क्योंकि पहले तो ये सोचते थे कि यार ये तो मुंबई नगरी के, माया नगरी के लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर बाद में जब आपको सुना सर, थैंक गॉड कि आपके पास हमें आने का मौका मिला। और उसके बाद मैंने जस्ट आगे एडवांस कोर्स को रजिस्टर कर दिया था। जब आपने कहा कि एडवांस, पहले रिबेट का था, रिबेट का भी काफी बड़ा इशू था, वो भी आपने ओवरकम कर दिया वहां से। और बेसिक एडवांस करने के बाद में फिर कॉर्पोरेट कोर्स की बात आई। फिर थोड़ा सा कि कॉर्पोरेट कोर्स में भी फिर हम कॉर्पोरेट में भी आ गए। फिर आगे आपकी कन्वेंशन थी, क्योंकि जब हम बेसिक में आए तब तक हमें एमडीआरटी क्या होती है क्या नहीं होती है हमें पता भी नहीं था, सच बताऊं आपको। जी क्योंकि हम जी लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसी पे या कोई गाइड इस तरह से नहीं करते थे उस लेवल पे। अंधों में काना राजा वाली बात यहाँ चल रही थी। फिर उसके बाद में जब हम लोग वहाँ एमडीआरटी के बारे में आपने बताया, ऐसे बहुत सारे शब्द थे, मैं नोट करता शब्द जो हमने कभी सुने नहीं थे लाइफ में, वो इंश्योरेंस से रिलेटेड थे और वो आपसे सुने हमने लगभग 100 से आज भी लिखे पड़े हैं वो शब्द। ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो आपकी कन्वेंशन थी मुंबई के अंदर, उस कन्वेंशन में आया और लास्ट में बालकनी में बैठा हुआ था। और हम्म फिर आपने लगातार लगातार आपके सानिध्य में रहे, सीखते रहे। और सीखने के बाद में सर फिर उसी साल मैंने जब कन्वेंशन में गया तो वहाँ एक डिसीजन लिया कि आज एमडीआरटी करनी है। और एमडीआरटी के बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक दिन स्पीकर बन के आऊंगा। ठीक है ना। और कहाँ बालकनी में बैठा हुआ था, 2,500 3,000 रुपए की, 3,000 रुपए की उस टाइम टिकट थी सर। और उसके बाद right। आपने दिल्ली कन्वेंशन में मुझे स्पीकर बनाया। फिर बॉम्बे कन्वेंशन में भी स्पीकर बनाया सर। और आज, इससे पहले भी आप एक बार मेरे को ऑनलाइन लेके आए हो सर, और आज फिर आप चौथी बार मेरे को लेके आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका। ठीक है ना। आप और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और आपसे लोग बस प्रेरित हो और लोग काम करें। इस पैनल के ऊपर में जितने भी दोस्त बैठे हैं, बस हमारा एक ही प्रयास है कि रोज अगले 30 दिन तक वेल बिगन हाफ डन ये प्रोग्राम के तहत, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तहत हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इनसे प्रेरित होके आपको ये सोचना है कि अगर ये बंदा कर सकता है, अगर इनकी इतनी अच्छी ऑफिस हो सकती है, तो मेरी ऑफिस क्यों नहीं। एक सपना देखो आप, और वो सपना की तरफ आगे बढ़ो। बस एक ही मेरा लक्ष्य है कि अगर सबके इस तरह के ऑफिस हो जाए, सबके इस तरह के परफॉर्मेंस हो जाए, एमडीआरटी करने लगो, सीओटी करने लगो, बस वही मकसद से हम लोग चल रहे हैं। और रघुवीर जी जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। दिल को सुकून मिलता है कि जो काम के लिए, जो मिशन के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, वो मिशन पूरा हो रहा है। जी रघुवीर जी। सर एक मैं ना बोलना चाहूंगा कुछ। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ये जानता है कि कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है, आसान लग रहा है सफर देखने में, वाह, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। क्या बात है। वाह। मैं आज कहने भी वाला था, लेकिन मुझे लगा पता नहीं है आप उस तैयारी के साथ आए या नहीं। अरे मैं कहने वाला था आज बड़ा शायराना अंदाज होने वाला है आज की मीटिंग का। बड़ा शायराना अंदाज होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। वाह 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 इरशाद। एक बार और हो जाए, बड़ा मजा आया, मस्त था। यही या दूसरा? नहीं, यही वाला। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं। दुनिया समझ रही, दुनिया चमक गया हूं मैं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ये जानता है कि कितना थक गया हूं मैं।
वाह। आसान लग रहा है सफर देखने में, हम्म। पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। वाह दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं वाह मैं। वाह वाह। राइट, आसान होता नहीं है, याद रखना, सक्सेस और डेस्टिनेशन कभी आसान नहीं होता। दीवानगी की हद को क्रॉस करना पड़ता है। कई बार मैं कहता हूं हम सब लोग पागल बैठे हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, दे आर मैड, वो लोग पागल होते हैं। राइट, सो वो दीवानगी की हद को क्रॉस करना होता है। वाह, बढ़िया बढ़िया रघुवीर जी, आगे। सर, ये चीजें सब आपसे सीखी है। और आपके पास जैसे अपन लोग, जब मैं आपके पास वहां आता हूँ, अपन लोग घूमने जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे जाते हैं, तो आपको भी घूमना एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जी आज जी। भी मैं सुबह जैसे 3 बजे उठा था सर, ठीक है ना, 3 बजे उठ जाता हूँ मैं, 3 साढ़े 3 4 बजे उठ जाता हूँ लास्ट। जी। 4 बजे उठने के बाद मेरा लगभग पढ़ाई होती है, जो हम लोग ट्रेनिंग में सीख के आते हैं आप लोगों से, और सीखने के बाद हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो सारा सारा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये रहती है कि सर हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, बट वहां पे जो डायरी में नोट करते हैं उसको लाके घर में रख देते हैं। बुक्स हम्म। आप रिकमेंड करते हो, सभी के पास बहुत सारी बुक्स रखी हैं, पढ़ी हैं वो, ठीक है ना, पढ़ी नहीं है, पढ़ते नहीं है, और इसीलिए हम लोग बार बार हर आदमी के पास जाना पड़ता है हमें। अदरवाइज तो सारी चीजें, वो क्या है, किसी ने सक्सेसफुल इंसान ने कहा है कि आपकी सफलता के सारे राज इन बुक्स में लिख दिए गए हैं, बस हमें पढ़ना ही तो है सर, ठीक है ना। राइट। तो अब सर, मैं किस तरह से काम करता हूँ उस पर बात कर लेता हूँ। और पहले जी मैं थोड़ा, मैं मेरा जो रूटीन का वो बता देता हूँ किस प्रकार से मैं काम करता हूँ। तो जी। 4 बजे उठने के बाद लगभग 6 बजे वाइफ उठती हैं, और उसके बाद हम लोग चाय वाय पीते हैं, और 7 बजे हम लोग बाहर मॉर्निंग वॉक के निकल जाते हैं। 6 किलोमीटर डेली हम लोग, मैं और वाइफ दोनों घूमने जाते हैं। राइट। हम लोग 7:30 बजे तक घर आते हैं। 7:30 बजे आने के बाद फिर हम लोग अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह लेना होता है, फल फ्रूट जो वगैरह जो लिया, और उसके बाद मैं 9 बजे 9:30 बजे घर से निकल जाता हूँ, अपना खाना खा के निकल जाता हूँ। 9:30 10 बजे आके, ऑफिस आके थोड़ा बहुत जो काम होता है वो स्टाफ को दे देता हूँ। उसके बाद मेरा मार्केट में रहता हूँ मैं, ठीक है ना। जी। अपॉइंटमेंट लेके जाता नहीं हूँ, पहली बात है, बिना अपॉइंटमेंट के ही जाकर के लोगों से मिलना होता है। लोगों के पास, मेरा तो क्या है, लोगों के पास चाय पीनी होती है, बस ये है कि चाय पीनी है, चाय पियेंगे, 2 3 लोगों के पास पी लेते हैं, वहीं से बात बन जाती है कहीं ना कहीं। राइट। और उसके बाद हम लोग शाम को 7 बजे 6:30 बजे, मैं यहाँ ऑफिस का टाइम है, 6:30 बजे यहाँ से शटर डाउन किया और मैं घर चला जाता हूँ घर। 6:30 बजे के बाद मैं काम पे नहीं जाता हूँ। कोई टाइम वाह, था रात को 12 12 बजे जाके भी काम किया, पर आज की तारीख में 6:30 बजे हम घर पहुंच जाते हैं। चलो। वेरी गुड वेरी गुड। बता देखो, अब ध्यान से बात सुन लेना, एक गलतफहमी में मत रहना। एक समय था कि 12 12 बजे तक भी काम किया है, तो हमेशा याद रखना, अभी आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आप 6 बजे शटर डाउन मत करना। मैंने मैंने किसी के बारे में सुना था, मतलब किसी ने कहा था मुकेश अंबानी के बारे में, कि मुकेश अंबानी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करना। मुकेश अंबानी जो कर रहा है वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मुकेश अंबानी सुबह 11 बजे उठता है। तो मुकेश अंबानी जो कर रहा है वो कभी नहीं करना। मुकेश अंबानी जब मुकेश अंबानी बनने जा रहा था, उस समय क्या कर रहा था, उस समय दिन रात एक करके उसने काम किया था। तो वो अपने को करने की जरूरत है। राइट, सो गलतफहमी में मत रहना कि 6 बजे शटर डाउन हो गया, रघुवीर जी ने कहा 6 बजे शटर डाउन, अपना भी शटर डाउन। तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। हाँ, इस तरह की ऑफिस हो जाए, इस तरह का परफॉर्मेंस हो जाए, काम अच्छा हो जाए, तो जरूर करना। उसके बाद में तो बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा, द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन जो लोग मेरे लिस्ट के अंदर में आते हैं, उनमें रघुवीर यादव जी आते हैं। यस सर। मैं मेरे अभिकर्ताओं को भी यही कहता हूँ सर, कि आप आज का मत देखना मेरा, कि आज रघुवीर के पास में एक ऑफिस है, 2 ऑफिस है, तीसरा ऑफिस भी मैं 1 से 1.5 साल के बाद बना दूंगा, क्योंकि आपको बताया जगह मैंने परचेज कर ली है, और तीनों जी। ऑफिस अपने खुद के होंगे, रेंटेड नहीं होंगे। वाह और जब आपके पास आए तो सर बाइक पे थे, रेंट के मकान में रहा करते थे, आजकल सारा का सारा ये आपकी बदौलत सारा सेट हो पाया सर, ये वाह। ठीक है। और आज जो ऑफिस ये बनाया, आपने कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया है, कि ये इस ऑफिस का काफी बड़ा ऑफिस बनाया है ये, और दूसरा डिवीजन के अंदर ऐसा किसी भी अभिकर्ता का ऑफिस नहीं है। वाह। क्योंकि आपने कहा कि आप लोग एक हीरो बन के रहो, आपके परिवार का हीरो होना चाहिए, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, आपके गुरु का, आपकी टीम का हीरो आप होना चाहिए, आपके रोल मॉडल फैमिली के आप होने चाहिए। शाहरुख खान, सलमान खान, कटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, ये आपकी फैमिली के रोल मॉडल नहीं होने चाहिए। आपकी राइट। फैमिली के रोल मॉडल आप खुद होने चाहिए। वाह। तो ये एक मैंने लिया।
और मैं उनको यही कहता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूं ना, इस पे ना आज मत देखो आप। आज देखोगे तो आप बावड़े हो जाओगे। यार रघुवीर बढ़िया, अच्छी लाइफ स्टाइल है, बट आज से 20 साल पहले मैंने क्या तपस्या करी थी, क्या तप किए थे, क्या मैंने काम किया था, उसको देखोगे तो आप सफल भी हो जाओगे। ठीक है ना। जी। अब मैं जो क्या लोगों से जाके डिस्कस करता हूँ उस पर बात करूँ सर, ठीक है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, यस। सबसे पहले, अभी आदमी जैसे कोई जॉब करता है, जॉब के अंदर क्या होता है सर, कि जॉब में आदमी काम क्यों करता है, क्योंकि वहां पे एक बॉस होता है। और बॉस के पास क्या है कि ऐसा नहीं कि बॉस बहुत मोटा होता है, कोई हट्टा कट्टा आदमी होता है। बॉस के पास क्या कुछ पावर्स होती हैं, और जब वो पावर्स इस्तेमाल की जाती है तो फिर दिक्कत हो सकती है, जॉब लॉस की दिक्कत आ सकती है, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उसके अपॉइंटमेंट में ये लिख दिया जाता कि आप जॉब पे आओ या ना आओ, आपके घर में सैलरी हूबहू आती रहेगी, तो कितने लोग जॉब पे जाते? एक भी नहीं जाता। इसी प्रकार से बिजनेस होता है, और बिजनेस के अंदर क्या है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो लगाने के बाद क्या है, लॉस की दिक्कत होती है कि यार कहीं कल को लॉस नहीं हो जाए, बिजनेस डूब नहीं जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसके डर की वजह से आदमी जॉब पे जा रहा होता है। और लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि हमने यहाँ पे, हमारे ऊपर बोझ तो कोई है ही नहीं, दूसरा कोई लॉस नहीं है क्योंकि इसमें कुछ लगाया ही नहीं हमने। हम्म। फिर आदमी काम क्यों करे? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ रही है कि आदमी काम क्यों करे, काम क्यों करता है। तो ज्यादातर लोग जैसे मेरे से, मेरे अभिकर्ता पूछते हैं, "सर, काम कैसे करें?" मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ कि आप काम कैसे करें, ये तो ओनली 5% है। आप मुझे ये बताओ काम करें क्यों, वो आपका 95% है, वो मुझे बताओ कि जी वो कैसे। फिर मैं उनको बताता हूँ, सपोज दैट अभी अब क्यों ज्यादातर लोग बॉम्बे या पूरे ऑल इंडिया जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको, कि सारे लोग बॉम्बे जाते हैं, और दिल्ली से किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको बॉम्बे जाना है, दादर जाना है, दादर के अंदर आपको जो अपनी सिटी पॉइंट होटल था उसके अंदर जाना है, और वहां बोलना है कि मैं दिल्ली से आया हूँ, और मुझे एक बड़ा पाव मिलेगा आपको वहां पे, बड़ा पाव फेमस है आपका बॉम्बे का सर, तो बड़ा पाव मिलेगा। और मैं आपको बता सकता हूँ कैसे जाना है, आप बाई एयर जा सकते हो, बाई कार जा सकते हो, बाई रोड, बाई टैक्सी, बाई ट्रेन, कैसे भी जा सकते हो। अब मैंने आपको क्या बताया कैसे जा सकते हो। अब आप उस वड़ा पाव खाने के लिए, मैं वो ये बता, दुनिया का सबसे जो लजीज है वो, तो बिल्कुल शानदार टेस्ट सबसे बढ़िया वही मिलता है। अब आप जाओगे क्या? बोले यार बड़ा पाव खाने तो नहीं जाऊंगा। तो वड़ा पाव खाने नहीं जाओगे, मैंने कहा वहीं पे आपको सेम आपको बता रहा हूँ कि आपको वहीं जाना है, बॉम्बे दादर के अंदर सिटी पॉइंट में जाना है, और आपको जैसे जाके बताओ कि मैं फला व्यक्ति हूँ और मैं आया हूँ, उन्होंने जैसे आप पहुंचे तो आपको एक 5 करोड़ रुपए का ब्रीफ केस है वो आपको हैंड ओवर कर देंगे। अब आप, मुझे नहीं पता कैसे जाओगे, आप बॉम्बे गए ही नहीं है, आप कार से जाओ टैक्सी, मुझे नहीं पता कैसे जाओ, कभी नहीं गए, गूगल चलता ही नहीं है, उसके बावजूद भी आप वहां पहुंच जाओगे? बोला जी पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा आप कारण स्ट्रोंग हो गए ना। तो सबसे पहले हमें क्या है, कारण ढूंढना पड़ेगा जिसकी हम्म। वजह से हम लोग काम कर पाएंगे। और वो कारण सर, मैंने मेरी जिंदगी के जो भी अभाव थे, दुख थे, तकलीफें थी, ऑब्स्टेकल थे, चैलेंज थे, कठिनाइयां थी, जो चीजें थी ना, वो चीजें आपको काम करने के लिए बाध्य करेगी। और उन्हीं चीजों ने बाध्य की है सर, आपने तो मेरे को देखा है बिल्कुल एकदम, कि एक टाइम था जब बाइक भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, और आज जो है भगवान की दया सारा कुछ सेट हो गया। तो ये वो कारण थे जब जो अभाव थे जिंदगी के, बच्चे यहाँ नहीं रहते थे, बच्चे बीकानेर रहते थे, हम लोग भी अलग अलग, तो सारी चीजें उस वजह से काम कर पाए। और वो राइट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड आउट योर ड्रीम। आपका जो सपना है ना, आपके जो दुख तकलीफें, और वो फाइंड आउट कैसे होंगे। जैसे मैंने अभी दिल्ली में बोला था कि आपकी वाइफ के सामने बैठो, आपके परिवार के सामने बैठो, जिस वाइफ ने आपके लिए 16 सोमवार के व्रत किए हैं, ठीक है ना, इस राजकुमार के लिए जो शादी से पहले उसके सपने थे, वो सपने क्या हम पूरे कर रहे हैं? या उससे पूछो कि वो राजकुमार मैं हूं क्या, उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होगा कि वो राजकुमार हूं या नहीं। और मैंने जो रोल मॉडल की बात करी, तो वो रोल मॉडल भी आप खुद होने चाहिए, उनसे पूछो। तो वो राइट। एक कारण, फाइंड आउट योर ड्रीम, ठीक है ना। उसके बाद गोल, जब आपने फाइंड आउट कर दिया उस ड्रीम की परिभाषा क्या है, जब भी वो याद आए तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आपके चेहरे पे एकदम बिल्कुल, वो एकदम बिल्कुल हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पसीना आ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना, आंखों में आंसू का, ये सिम्टम्स बता रहा हूँ सर मैं उसकी, जो ट्रेन वो चीजें थी जो जिसने काम किया है। आज हम लगातार काम इसलिए कर पा रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा गोल की अगर हम बात करें, जब तक ड्रीम जो है उस पर डेट नहीं डलेगी तब तक वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगा। सपोज दैट ये लिख दिया जाता है कि किसी की शादी का बढ़िया मेन्यू, मुकेश अंबानी जो बेटा अनंत अंबानी को, उसका आपके यहाँ पे शादी का कार्ड आ जाता है कि शादी में आना है आपको, और इतने प्रकार के 6,000 7,000 करोड़ रुपए के सारे, इतना पैसा लगे, इतना व्यंजन होंगे, सारे कुछ सब होंगे, आपको आना है। और उसमें डेट नहीं डाली जाती तो कितने लोग जाते हैं वहां पे, क्या वो शादी हो पाती? भी हमें कब तक चाहिए, जो भी आपका सपना है भी। मैं दो चीज मानता हूँ,
कि आदमी का एक ड्रीम होता है और एक डेट होती है। ड्रीम कभी चेंज नहीं हो सकता, डेट चेंज हो सकती है। डेट परिस्थितियां परिस्थितियों में डिसाइड करेगा, और ड्रीम जो है ना वो मेरा अपना है, वो चेंज नहीं हो सकता। आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं तो परसों पूरा करना उसको। पर हमें एक हाँ। टाइम बाउंड उसके अंदर डालें हम लोग, ठीक है ना। उसके अलावा प्लानिंग की अगर हम बात करें, जैसे आप लोग बताते हैं दीज पीपल डिड नॉट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। लोग असफल होने की प्लानिंग नहीं करते, वो प्लानिंग बनाने में असफल रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है एक्शन और कर्म। तो आप सर, आप तो कर्म यानी कर्म ही पूजा है, गीता में भी सबसे बड़ा बताया कर्म को। और आप तो कर्म को मानते हैं सर सारा कुछ एकदम। तो कर्म के बिना कुछ हो नहीं सकता। हमें जो इसके अकॉर्डिंग कर्म तो करने पड़ेंगे ना हमें। जो भी हमें सक्सेस पानी है उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूं, अगर आपने 5 साल अभी मेहनत कर लिया, तो अगले 50 साल आपकी जिंदगी के संवर जाएंगे। अगर आज आपने 50 साल अगर सही मेहनत कर ली, सही डायरेक्शन में मेहनत कर ली, तो अगले 50 साल संवर जाएंगे। अगर आपने 5 साल खराब कर दिए, तो अगले 50 साल आपके बिगड़ भी जाएंगे, ठीक है ना, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके अलावा बिलीफ, फिर हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर, जब हमने कर्म ही कर दिया, उसके बाद तो हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर में भरोसा करना है, कॉर्पोरेशन में भरोसा करना है, अपने गुरुओं में भरोसा करना है, और अपने आप पे भरोसा करना है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो ये एक अचीवमेंट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग करते हैं, तो निश्चित हमें सफलता मिलती मिलती है। जी हाँ। अब दूसरा जो मैं है, लोगों से बात कैसे करता हूँ, जैसे मैं लोगों से जो प्लान किस तरह से शेयर करता हूँ उसकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं उनसे एक गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। फिर भी मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैं आज आपको सिर्फ डोंट सेल, एजुकेट देम। कस्टमर को सेल बेचो भाई। आप तो जब कभी पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको बोझा उतार के नीचे रख के जाना पड़ेगा। हम बेचो भाई वाले नहीं है। हमें कस्टमर को एजुकेट करना। आज के सिनेरियो में एजुकेट नहीं करेंगे, खुद ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं आएंगे, तब तक हम लोग लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे। हमारी एज के लोग हमसे बीमा करवा लेंगे, बट आज की जो जनरेशन है ना वो हमसे बीमा नहीं करवाएगी, क्योंकि अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम लोग तो उनको किस प्रकार से बात करता हूँ, सबसे पहले उनसे मैं बात करता हूँ गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ। पहला, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जल्दी स्टार्ट करेंगे। कीप इन्वेस्टिंग रेगुलरली। हम लोग रेगुलरली उसको इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। और उसके रिव्यू एंड अपडेट इन एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल में रिव्यू करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो ये तो रहता है मेरा उनको स्टार्टिंग में। क्या लोगों को थोड़ा सा क्या, लोगों को लगना भी चाहिए डिफरेंट चीज बता रही है। बाकी चीजें प्लान तो सारे 900 736 733 कोई भी जाके बता देगा। बट हमें डिफरेंट बताना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एड करनी पड़ेगी, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। देन हम आते हैं फाइनेंशियल पिरामिड की मैं बात करता हूँ। भी कोई भी आदमी जो है वो काम क्यों करता है। आज हम सब लोग काम किसके लिए करते हैं? फैमिली के लिए करते हैं। फाइनेंस जी। हमारा आगे का बढ़िया रहे, फ्यूचर हमारा बढ़िया रहे, जो भी हमने कमाया वो कहीं जाए नहीं, है ना। और चौथा एक चीज और इसमें ऐड कर लेता हूँ, फिटनेस। फैमिली, फाइनेंस, फ्यूचर एंड फिटनेस। आज हम फिटनेस के लिए भी अवेयर हुए, तो हमें अपनी फिटनेस पे भी ध्यान भी। मुकेश सर बताते हैं आप लोग हमें कि अगर आपने पैसा कमा लिया पिछले अगले 10 साल में कमा लिया, और उसके बाद कमाने के बाद 50 में चले गए, 60 में चले गए, इंजॉय नहीं कर पाए, फिर फायदा क्या हुआ। तो फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। और इसके लिए आप 30 20 10 का एक रूल देते हैं कि 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करो, 20 मिनट डेली बुक पढ़ो, और 10 मिनट अपने जो डे की प्लानिंग करनी है, कैसे काम करना है आपको। और उसमें फिर मैं आता हूँ फाइनेंशियल पिरामिड की बात करता हूँ। फाइनेंस पिरामिड में क्या आता है, जैसे स्टार्टिंग में मैं जैसे आप लोगों ने सिखाया है, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। अब रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम में आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जैसे मान लो, जो भी मान लो कोई व्यक्ति 30 साल का है, मंथली इनकम मान लेते हैं वो 1 लाख महीना कमाता है, तो साल की उसकी इनकम होगी 12 लाख, और 30 से गुणा करें तो 12 3 36, 3.6 करोड़, लगभग 3.6 करोड़ हो गया। तो राइट। 3 करोड़ 60 लाख रुपया। अब मैं उसको बोलता हूँ तू चाहे टर्म प्लान ले, चाहे एंडोमेंट ले, चाहे यूलिप ले, कोई सा भी प्लान ले, कल को आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी, उस केस में आपके परिवार को 3 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये नुकसान नहीं होना चाहिए, पहली बात, इसको प्रोटेक्ट कर लीजिए आप, किसी से भी करिए। इसमें मैं इन्फ्लेशन नहीं लगाता। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, इंक्रीमेंट नहीं लगाता। जो आज कमा रहे हो वही आप कमाते रहे, तो आपको ये लॉस हो सकता है। दूसरा आता है मेडिक्लेम की मैं बात करता हूँ। अब मेडिक्लेम में उसको बताता हूँ, जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 20 टाइम, 20 लाख रुपए का आपके पास मेडिक्लेम होना चाहिए, और प्लस 1 करोड़ रुपए का टॉपअप होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका गारंटेड रिटर्न वाले प्रोडक्ट, एफडी, आरडी, एनएससी, पीपीएफ, केवीपी, जो भी है वो सारे के सारे वहां बताता हूँ। और उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रियल एस्टेट, गोल्ड। उसके बाद आप चौथे नंबर पे यहाँ इन्वेस्ट करिए। और पांचवें नंबर पे आता है आपका शेयर। जैसे आपने बोला उसके बाद तो आपने सिखाया कि कुछ भी करो आप,
जी। अगर सर आपने ये सब कर लिया है ना, आपने सारा कुछ सेट कर लिया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं है सर। ठीक है। अगर नहीं राइट। किया है तो फिर सर आपको, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान बना के लाता हूँ, क्योंकि पहली मीटिंग में कभी भी सेल नहीं करता मैं सर। पहली जी। मीटिंग में उससे R&D करता हूँ सर। पहले रिलेशन बिल्डिंग होती है, फिर उसकी नीड क्रिएशन होती है, और उसके बाद डेटा कलेक्शन होता है। और राइट। दूसरी मीटिंग जब होती है उसके बाद सौदा प्लान होता है। उसको दूसरी मीटिंग में उसको प्लान बढ़िया उसकी जो सारी चीजें उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अपन प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद कुछ पंचलाइन में उनसे मैं बात कर लेता हूँ सर। कई बार लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी आ जाते हैं, यार नहीं 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 करना, यार नहीं करना। तो मैं उनको बोल, सर आपकी अनुपस्थिति से अगर आपके परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माफ कीजिए, आपकी उपस्थिति भी आपके परिवार के लिए कोई खास मायने नहीं रखती है। अब सामने वाले को ऐसा थोड़ी है सर, हम लोग कि हम जो LIC एजेंट हो गए तो कोई मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। सामने वाले के परिवार है, मिलना उसको, सारा कुछ खेल उसके साथ होना है, और हम काहे की टेंशन ले रहे होते हैं। तो हम लोग उससे बात कर रहे होते हैं। फिर उससे मैं बात करता हूँ, 6 रिस्क कैन अफेक्ट योर फाइनेंस। 6 ऐसे रिस्क हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सिखाए हैं हमें, कि अगर ये आपकी लाइफ में कुछ हुआ ना तो लफड़ा हो सकता है। सबसे पहला, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? जो भी मंथली इनकम है उसका 6 टाइम। 1 लाख कमाते हो, 6 लाख रुपए आपके पास एनी टाइम कैश लिक्विड में होना चाहिए, चाहे वो बैंक में रखो चाहे घर में होना चाहिए आपके पास में। दूसरा, कोविड के बाद मैंने एक और चीज सीखी है, कि कम से कम 12 महीने का जो फंड है वो आपके पास होना चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। पहला ये हो जाता है। देन उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ, डाइंग टू सून। अगर आप जल्दी चले गए उस केस में क्या होगा? प्री मैच्योर डेथ होगी, अर्ली डेथ होगी, तो क्या होगा? तो वहां पे आपने सर डॉक्टर नित्यानंद मांडके, अलका मांडके का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रखा है, मैं उस पर जी। बात करता हूँ। उसके अलावा कन्नू भाई गांधी की बात करता हूँ, महात्मा गांधी के पोते, जो जी। बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद USA चले गए, रामदास गांधी के बेटे थे। जी। और वहां से जब वापस आए इंडिया में, आकर गुजरात के किसी ओल्ड एज होम के अंदर उनकी डेथ होती है। दादा की फोटो हर नोट के ऊपर होती है, और पोता अगर इस तरह से चला जाए तो ये बड़े दुख और विडंबना की बात है या नहीं? ठीक है ना। उसके बाद एक आता है आपका आदेश श्रीवास्तव का, भी आपने काफी अच्छे से बताया। तो एक्चुअली क्या, जी। यूट्यूब पे मैंने ये चीज सर आपने थोड़ा बताया, तो उसके बाद मैंने उसको पूरी उसकी स्टडी R&D कर लिया उसका। वो करने के बाद मैं लोगों को बताता हूँ, तो लोगों को लगता है यहाँ पे ये है ऐसा। उसके बाद में अभी आपने वेदांता के जो चेयरमैन है, उनका बेटा अभी एक्सपायर हुए, और सबसे उन्होंने इंटरव्यू भी आया कि दुखद, देखो सबसे बड़ा दुखद, एक बाप से पहले बेटा चला जाए, 49 की एज में चले गए, तो वो सबसे बड़ा दुखद होता है वो। ठीक है ना। राइट। तो वो वहां पे उनका, और उनका भी सर, हम लोग असफल हो जाते हैं तो जब प्लान दिखाते हैं, तो वहां पे उस व्यक्ति ने बताया, मैंने 11 बिजनेस किए और 9 में फेल हुआ। ठीक है ना। अब आप सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो दुखी नहीं होना है हमें, कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो भी हम दुखी हो जाते हैं कई बार, वो दुखी नहीं होना है हमें। ठीक है ना। और उसके बाद आता है लिविंग टू लॉन्ग, लंबे टाइम तक अगर जी गए तो क्या दिक्कतें आ सकती है, कितना सारा। आपने AK हंगल के बारे में बताया, भगवान दादा के बारे में बताया, विजयपत सिंघानिया जी के बारे में बताया, और आप तो उनसे मिले हुए भी हो सर आपने। तो ये सब चीजें जब आपने जो बताते हैं, आप जो लोग बताते हो, तो वो हमें कस्टमर के जाके शेयर करना होता है। हम लोग करते नहीं है अपने पास, पता नहीं कस्टमर क्या सोचेगा। यानी कस्टमर जो सोचेगा वो भी हम सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेगा? सोचने दो उसको। ठीक है ना। हम बताएं उनको। ठीक है ना। बहुत उसके बाद खूब। आता है चाइल्ड एजुकेशन की बात करता हूँ। चाइल्ड एजुकेशन में बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की हायर एजुकेशन, बच्चे की मैरिज। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो 10% ऑफ आपकी जो इनकम है उसका 10% एक बच्चे की हायर एजुकेशन में, और बच्चे की मैरिज के लिए अगर 2 बच्चे तो 20% आपको सेव करना है, इस पे आपको टच नहीं करना है। हम्म। इसमें भी दिक्कत आती है। लोग क्या बोलते हैं, यार मैं ना SIP म्यूचुअल फंड लगा दूंगा, टर्म प्लान ले लूंगा। तो मैं उनको यहाँ पे क्या बोलता हूँ, बिल्कुल सर, सर आप लगाइए, कोई दिक्कत, पैसा आपका, आपको लगाना है, बच्चे आपके, सारा कुछ आपका, सब कुछ आपको ही करना है। बट सर जो बेसिक है, सपोज दैट मान लो मैं जिस एरिया अलोर में रहता हूँ, अगर मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, सामने वाले से पूछ, सर आपका बेटा, अगर आपको अलोर में शादी करनी है, आपका जो सोशल जिस प्रकार से आपका लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से आपको कितना पैसा लगेगा? बोला रघुवीर जी 30 40 लाख 50 लाख रुपए लग जाएगा। मैंने कहा वही शादी आपको चंडीगढ़ जाके करनी है, ठीक है, तो कितना पैसा लग जाएगा? बोला यार अगर यहाँ 50 लगते हैं तो वहां 75 या 80 के आसपास लग जाएगा, इतना पैसा लग जाएगा। मैंने कहा जी। जी अगर वही शादी आपको गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई होटल ताज में जाके करनी है, तो लगभग 2 करोड़ रुपए चाहिए आपको कम से कम। बोला जी बिल्कुल चाहिए। तो मैंने कहा सर आप जो बेसिक है ना आपका, जो 40 50 लाख रुपया, वो मेरे से यहाँ से LIC से प्रोटेक्ट करवा लीजिए।
बाकी हम्म। आप एसआईपी में डालो, म्यूचुअल फंड डालो, गोल्ड में डालो, प्रॉपर्टी में डालो, कहीं डाल दो। वो आपका सर वो एक, क्यों, एक तो होती है चाहत, एक हम्म। होती है नीड। ठीक है, एक वांट और एक नीड है। अब नीड तो क्या है, आपको सबसे बेसिक नीड क्या है, बच्चे की शादी करनी, बेटी की शादी करनी है, तो बोला राइट। जी ये मेरे को 50 लाख यहाँ है, तो मैंने ये 50 लाख यहाँ कर लो। और वांट क्या है, आपकी चाहत है, म्यूचुअल फंड एसआईपी वो है, अगर वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये तो चाहिए। राइट। इस बहुत प्रकार बहुत से मैं, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर बात। यस। इसके बाद में जैसे मैं उनसे एजुकेशन का हो गया, फिर मैं चौथे नंबर पे आता हूँ, डिसेबिलिटी, डिजीज, क्रिटिकल इलनेस। हम्म। भाई ये जो चीजें हुई कल को, भाई अगर आप जो ये, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आ गया, डिसेबिलिटी आ गई, उस केस में परिवार पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। ठीक है ना। भाई ऐसे 3 लोग नाम बताओ, कल को कुछ हुआ तो वो आपके परिवार में जो आज आप लाइफस्टाइल दे रहे हो, जो इनकम दे रहे हो, जो प्यार दे रहे हो, वही लाइफस्टाइल वही इनकम वो लोग दे पाए, एक भी नहीं मिलता सर। ठीक है ना। और नहीं होता है, तो फिर जब वो ऐसा महसूस करते हैं, जैसे सर आप जितने भी 3 लोगों के नाम नहीं बता सकते आपके बाद, हम्म। वो कोई है ही नहीं, कैसे हो सकता है ये। तो सर आप मेरे से एक एलआईसी की पॉलिसी को ले लीजिए, आप जो जैसे करते थे वैसे मैं, आप तो नहीं आ पाएंगे बट आपके इमोशंस, आपके प्यार इस रूप में आपको मिलते रहेंगे, फाइनेंस के रूप में, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके अलावा उसके बाद फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आज से लगभग 15 साल, 20 साल पहले 14-15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करते थे, 20 साल पहले, 25 साल पहले। आज की हम्म। तारीख में क्या 5-6% आ रहा है। ठीक है ना? हम्म। तो इसके लिए फिर हम लोग इनको यूलिप वगैरह सजेस्ट कर देता हूँ। तो उसको जब ये 6 ऐसे कारण बता देता हूँ मैं, 6 बताने के बाद वो फिर बोलता है यार, मैंने कहा अगर इनका आपने जुगाड़ कर रखा है, इनकी व्यवस्था कर रखी है, जब तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं सर, आपको बहुत बहुत बधाइयां। और नहीं कर रखी है तो सर फिर आपके लिए मैं एक अच्छी सी प्लानिंग करके लेके आता हूँ। फिर उनको मैं एक अच्छा सा प्लान, कोई ना कोई जो भी आप लोगों को सिखा रखे हैं, बहुत सारी चीजें वो बता देते हैं। ठीक है ना। और उस जैसे क्या है, हम लोग काम किस तरह से करते हैं सर, एक होता है लेबर, वो क्या सारा काम खुद ही करता है, लेबर को सारा काम खुद ही करना होता है। ठीक है। जी। उसके बाद आते हैं अपना मैनेजर की, अगर हम बात करें, मैनेजर क्या है, कुछ काम किसी से करवा देता है, कुछ काम किसी को दे देता है, वो अपने हिसाब से काम करवा लेता है। एक होता है लीडर, लीडर क्या होता है, अपने जैसे लीडर तैयार कर देता है, वो क्या करता है, वो काम कोई भी काम खुद नहीं करता। और एक होता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर तो अपने जैसे बहुत सारे लोग तैयार कर देता है। लीडर तो क्या है, वो कोई काम खुद नहीं करेगा, वो दूसरों से करवाएगा। और एक होता है एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो सारे काम दूसरों से ही करवाएगा। तो हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना, ये आपने सिखाया है सर। हम्म। जब आपने दिल्ली के अंदर एक बार मैंने आपसे बात की सर, मेरे एडवाइजर क्या आते हैं, वो बोलते हैं फॉर्म, सर उनके सीएलआई दिक्कत क्या करते हैं, खुद ही फॉर्म भरते हैं, सारा कुछ वो काम में लगे रहते हैं, सर्विसिंग का सारा काम वो करते हैं। तो आपने मेरे को बहुत अच्छी चीज बताई सर उस दिन, कि रघुवीर आप उनसे एक सवाल किया करो कि आप मेरे जैसा बनना चाहते हो क्या। बोले जी हाँ बिल्कुल बनना चाहता हूँ। अगर आप मेरे जैसा बनना चाहते हो तो इस बिजनेस की ओनरशिप आप ले लो, फॉर्म जी। आप भरोगे, प्लान आप दिखाओगे। और यही होता है सर, आज जिस लेवल पे पहुंच पाया हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो मैं भी बावड़ा होकर लगा रहता लोगों के लिए। तो मैंने आपसे वो चीज सिखाई सिखाई सर, सीखने के बाद सारा, आज मैं मेरी ब्रांच में कभी नहीं जाता। अभी पिछले 1.25 साल हो गया, 1.25 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 4 महीने हो गए, मैं ब्रांच में नहीं गया उनके पास में, कभी ब्रांच में उनके पास नहीं गया। सारे काम वो सारा सा स्टाफ करता था। ठीक है ना। और जब आप बड़ा निर्णय लेते हो, बड़ा कुछ पाने, कुछ हासिल करना चाहते हो ना सर, आपको चैलेंज आएंगे आएंगे। ठीक है ना। और बड़े चैलेंज आएंगे। अभी जैसे मैंने आपसे बताया था कि मार्च के अंदर क्या होता कि, सॉरी, जनवरी में स्टाफ छोड़ के चले गए, दोस्त जो 5-5 साल से काम करे थे वो छोड़ के चले गए, तो बड़ा चैलेंज आया। और फिर मैंने वाइफ को ऑफिस में रखा, मैंने कहा जी अब देखो काम तो करना, नए स्टाफ को ट्रेन नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी। उनको ऑफिस में रखा, वो सारा बैक ऑफिस वो संभालने लगी। और उसके बाद मैं पूरा मार्केट में रहा। और आज लगभग 60% एमडीआरटी कंप्लीट हो पाई सर, 60%। अभी इस साल की जो एमडीआरटी कंप्लीट हो गई है। जी। और जी। अभी पूरी टीम का बताऊं सर, 65 एक्टिव एडवाइजर्स हैं। ठीक है ना। हम्म। हम्म। और 864 पॉलिसी कंप्लीट हुई है मेरी। ठीक है ना। वाह। और प्लेटिनम ब्रिगेड कंप्लीट हुआ। तो जब आप बड़ा चैलेंज लेते हो सर, चैलेंज तो आएगा ही आएंगे, जब आप बड़ा टारगेट लेते हो, गोल हासिल करना है, तो आपको निश्चित है भगवान भी चेक करेगा यार ये इस लायक है कि या नहीं है। राइट। फिर अभी एक और हुआ कि एशिया टूर का था, मेरे को जब कैश बंद हो गया और चेक वाला भी लास्ट स्टेज पे था, क्योंकि मेरी जो ना कहते नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, अभी ये जो प्लेटिनम कंप्लीट किया, इसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, सीजेरियन हुआ है। ठीक है ना। और क्रिटिकल सीजेरियन हुआ है सर ये। ठीक है ना। तो जब लास्ट 6 तारीख के आसपास की बात है, तो उन्होंने कहा यार अब तो क्लोज हो रही है 5-6 तारीख को। मैंने कहा यार, फिर मेरे को बताया कि आपका
यूरोप टूर, सॉरी एशिया टूर है, उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए प्रीमियम चाहिए। मैंने कहा 5 लाख प्रीमियम चाहिए, तो मैंने कहा अब कहाँ से आएगा, तो टीम को बोला टीम के पास तो सब चेक वाला तो काम ही नहीं है, हमारे पास तो कैश का काम रहता है। तो मैंने कहा यार अब तो कैसे हो सकता है। फिर मैंने एक अभिकर्ता को मैंने कहा यार अब आपके पास कोई ऐसा कुछ है क्या, हाँ मैं चलो कोशिश करता हूँ। अब वो 1,70,000 रुपये प्रीमियम उनके, मैं खुद जाके 2 प्लान उनके साथ दिखाने पड़े, उस टाइम में कुछ जाना ही था मेरे को। और उसके बाद में मैंने मेरे खुद के लगभग, तो टोटल वो 6 लाख प्रीमियम आ गया, 1 लाख एक्स्ट्रा ही हो गया हमारा। तो वो जी। आप सबके आशीर्वाद से वो भी एशिया टूर का भी कंप्लीट हो पाया। बढ़िया। और दूसरा मैं लोगों से जो डिस्कस करता हूँ कि लाइफ, सर लाइफ है एक, जैसे हम लोग एक इंसान एक लाइफ है, तो लाइफ की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और वैल्यू के हिसाब से उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ तभी तो हो पाएगा, फिर आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब लाइफ की मैं बात करूँ, तो अब कस्टमर को थोड़ा हिलाना ना, HNI कस्टमर उसको हिलाना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा, तभी तो वो बात सुनेगा आपकी। तो सबसे जी। पहले मैं उसको बोलता हूँ, लाइफ के अंदर पहला शब्द क्या आता है, एल आता है। हम्म। एल में क्या है, लोन्स आएंगे आपके, जितने भी लोन्स आपके ऊपर है, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे वो बिजनेस लोन है, चाहे होम लोन है, कार लोन है, उसकी वैल्यू लिखो। वो देख किसी ने 20 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख का लोन ले रखा, उसका लिख लिया हमने कि ये 50 लाख रुपए का इसका लोन है। उसके बाद इनकम प्रोटेक्शन का मैंने आपको बताया कि नंबर, जैसे मंथली इनकम मल्टीप्लाई 12, और उसको जितने साल उसके बचे हुए 60 साल से, अगर जॉब में होता 60 साल तक काम करता उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इनकम प्रोटेक्शन आ जाता है आपका। ठीक है ना, तो इनकम जो है उसको अपन वहां लिख देंगे, कितना पैसा, 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, जो भी आएगा उसका वो लिख लिया। उसके बाद आता है एफ, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हैं, जो भी आपके फैमिली के गोल हैं, आपका बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की हायर एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, और आपका रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट पे अगर मैं बात करूं, अगर 2040 तक हम रिटायर हो रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए आए, ऐसी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज तो बड़े बड़े दिग्गज लोग नहीं ठहर पाए, तो आप और हम है तो किस चीज क्या है हम लोग। उसके बाद में अगर 2050 तक हम रिटायर होंगे, तो आपके पास 5 लाख रुपए आए, ऐसी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये आपके, जो मैं बताया, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज और आपके रिटायरमेंट की ये व्यवस्था में जो भी फिगर आए वहां पे लिख लो। और इसके अलावा ई ई आता है एक्स्ट्रा एनी, कुछ भी आप लाइफ में पाना चाहते हो, कुछ भी आप, आपका कोई हॉट ड्रीम था, आपकी कोई बर्निंग डिजायर थी, जैसे मान लो कि आपको, मेरे को कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, या कोई मेरे को चैरिटी करनी है, तो वो आप एक फिगर लिख सकते हैं। तो ये जब इनका टोटल करोगे ना, तो सर इतनी व्यवस्था आपके पास है क्या, बोलेगे इतनी व्यवस्था तो नहीं है। तो नहीं है तो एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ सर, इंश्योरेंस, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। जो राइट। ओनली यू हैव टू पे ओनली 2, 3, 4%, जब आप 4, 5% आप दे दोगे, तो आप ये सारी व्यवस्था मैं करके दे सकता हूँ। है ना। वाह। तो इस प्रकार से उनसे बातें होती हैं। देखो, लाइफ का जो स्पेलिंग है ना, तो उसमें रघुवीर जी ने क्या बताया, एल स्टैंड फॉर, एल का मतलब है लायबिलिटी। हमारी जो फ्यूचर लायबिलिटी है, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, वो सब फ्यूचर लायबिलिटी कवर होना चाहिए, उसका प्लानिंग होना चाहिए। आई का मतलब है हमारी जो इनकम है, आज जो हम अर्न कर रहे हैं, तो वो इनकम कवर होनी चाहिए। राइट। एफ का मतलब है हमारा जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है, वो प्रॉपर होना चाहिए। और ई का मतलब है जो भी हम एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, हमारे जो ड्रीम्स है। राइट। तो जैसे बताया कि मैं अलवर में शादी करूं, मैं चंडीगढ़ में शादी करूं मेरे बेटे की, या मैं ताज में करूं, तो वो दैट इज एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। यहाँ पर कुछ दोस्त लिख रहे थे कि वो जो 6 पॉइंट दिखाए सर वापिस रिपीट करो। यही रिपीट एपिसोड आप देख लो ना, बीडीआई थिंक टैंक में ऑलरेडी अवेलेबल है, ढूंढो। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल मैं हिरेन भाई से बात कर रहा था, अब क्या है ना, छोटी छोटी चीजें वो डाउनलोड करने के बाद सर कहाँ दिखता है, अरे ढूंढो तो सही यार। कुछ लोग नहीं दिख रहा है, सर क्या है, फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, है, बस है मतलब भरोसा करो और चेक करो। और आधा घंटा ढूंढने के बाद न मिले ना, तब फोन करना चाहिए, तब मैसेज आप लोगों ने डालना चाहिए। बट अवेलेबल है। राइट। सो ये भी एपिसोड अभी 3 दिन मैंने आपको वादा किया है, 3 दिन तक राह देखना है, और 3 दिन के बाद में ये एपिसोड आपको मिल जाएगा, तो उसमें देख लेना। यस रघुवीर भैया। वो ना एक शेर बोल देता हूँ, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जी। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। वाह तो टाइम लगेगा। वाह वाह। वाह। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
हम्म। राइट। फिर दूसरा सर, अगर मान लो किसी व्यक्ति का एक काम। सेकंड हाँ, रघुवीर जी, sorry sir। कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि वीडियो खुलता नहीं, वीडियो ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप क्या करो, बीडीआई थिंक टैंक को कई बार क्या है, जो अपडेट वर्जन आए हैं ना, अभी आपने वो अपडेट नहीं मारा है, तो एक बार कभी भी कोई चीज, अपना मोबाइल कई बार हैंग हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर से चालू करते हैं ना। तो वैसे ही ये सारी चीजें, सारी प्रक्रिया कंप्लीट करो, डेफिनेटली चल रहा है। और जरा सोचो, हजारों लोगों को ये दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके गैजेट में प्रॉब्लम है, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को दिखा दो। अपने बच्चे ना अपने से बड़े बड़े स्मार्ट है, उनको सब चीजें पता होती है, उनको दिखा, उनको बता दो। क्योंकि आपके पास मोबाइल वहां है 400 1000 किलोमीटर दूर, हम बैठे बैठे कुछ नहीं गाइड कर सकते, हमारा काम है हमारा एप्लीकेशन बनाना, एप्लीकेशन में लोड करना, वो हम कर देते हैं। और हजारों लोग उसको देख रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एंड से थोड़ा, जैसे ना गेम देखते हैं ना, वैसे थोड़ा एप्लीकेशन को रोज देखना चाहिए, कौन से कॉलम में क्या है, कौन से कॉलम में क्या है। तो अपने आप लोगों को ये चीजें जम जाएगी। या प्लीज रखो भाई। जी सर, थैंक यू। फिर मैं कुछ लोगों से कई बार बात डिस्कस करता हूँ, क्या है कि एज वर्सेस आपका इनकम की बात कर लेता हूँ। हम्म। जैसे उनसे क्या बात करता हूँ, 0 से 20, हम्म। 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। जी। 0 से 20 नो इनकम, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं पेरेंट्स पे। यस। 60 से 80 है, वहां भी इनकम नहीं है। भी जो हम्म। लोग जॉब करते हैं सर, आज की तारीख में मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, 88% ऐसे लोग हैं जिनके पास पेंशन की व्यवस्था नहीं है। हम्म। या तो उनको खुद ही व्यवस्था, ये तो हमें खुद ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, और अभी गवर्नमेंट ने एटीसी वगैरह ये सब हटाने के बाद जो ये है सारा कुछ, इसके बाद तो और हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई सर। ठीक है जी। ना। तो वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो 0 से 20 और 60 से 80 के बीच में हमारी कोई इनकम नहीं होती। हम्म। और 20 से 40 ये आदमी का करियर बिल्ड बिल्ड करने का टाइम होता है। ये संघर्ष का टाइम होता है। हम्म। पहला घर, पहली नौकरी, पहली गाड़ी, पहली बीवी, बीवी तो सबकी पहली होती है, बच्चा, पहला बच्चा। यानी राइट। कि ये 20 से 40 के बीच में ही होता है सारा कुछ, जो पहली बार लाइफ में होता है वो सब 20 से 40 के बीच होता है। उसके बाद आता है 40 से 60 का टाइम। यहाँ पे क्या, वेल्थ बिल्डिंग का टाइम होता है। दूसरा हम्म। बच्चा भी आ जाता है, घर थोड़ा छोटा होने लग जाता है, घर बड़ा लेने की कोशिश करते हैं, गाड़ी छोटी हो जाती है, गाड़ी हम बड़ी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, हम्म। वेल्थ क्रिएशन का टाइम आता है, वेल्थ बिल्डिंग का टाइम होता है। हम्म। यहाँ पे हमें लाइबिलिटियां भी बहुत सारी जो वहां से स्टार्ट हुई थी वो पूरी करनी होती है, बच्चों की मैरिज वगैरह सारा कुछ करना होता है। ठीक है ना। राइट। और हम लोग जब 60 से 80 में होंगे, या 40 से 60 में होंगे, हम्म। तब हम्म। हमारे बच्चे 0 से 20 में आएंगे। ठीक है ना। और हम्म। जब हम 60 से 80 में आएंगे तो वो उस टाइम उनका संघर्ष का टाइम होगा। ठीक हम्म। है ना। जब वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, तो हमें कहाँ से संभालेंगे वो लोग। हम्म। वो संभाल ही नहीं पाएंगे हमें। तो राइट। सबसे पहले हमें ये पूरा पूरा ख्याल रखना है, हमें इसकी सारी सारी व्यवस्था हमें खुद ही करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं हमें। हम्म। इस तरह से मैं एक चीज और बात करता हूँ, 0 से 25 और 25 से लेकर 60 और 60 से 80। तो हम्म। 0 से 25 हम लोग क्या है, डिपेंडेंट रहते हैं, सारा कुछ फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हैं। और 25 के बाद जैसे हम लोग लाइबिलिटी का टाइम आ जाता है हमारा, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मेरी सारी की सारी चीजें। तो हम्म। यहाँ पे हमें सारा सारा सेट करते हैं, फिर आगे का भी सोचना है हमें। ये नहीं हम्म। कि आज हम सारा कुछ यही खत्म कर देंगे सारा कुछ, क्योंकि हम्म। बच्चे यहाँ से चले जाएंगे आपके। कहाँ आज बच्चे आपके यहाँ नहीं रहेंगे, बच्चे बाहर जाके किसी न किसी दूसरी कंट्री में जाके रहेंगे। और हम्म। हम लोग यहाँ पे इतनी सारी व्यवस्था, एक प्लॉट ले ले, दो प्लॉट ले ले, एक दुकान ले ले, इतना सारा सारा सेट कर रखा है हमने, चार चार कोठियां होगी लोगों की। और जी। बच्चे चले गए बाहर। अब बच्चे बोल रहे पापा आप यहाँ आ जाओ हमारे पास में। अब पापा ने जो ये रायता फैला रखा है यहाँ पे, हम्म। इस रायते को समेटे कैसे। क्योंकि कुछ चीजें इमोशनल होती हैं हमारी, हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जी। और वहां जा नहीं पाते हैं, और बच्चे आ नहीं पाते हैं। हम्म। तो फिर लफड़ा हो जाता है हमारा। फिर उन लोगों को इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास, और अगर आपने ये सारी प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी या कुछ भी कर रखा है, अब 70 साल में या 80 साल में किससे तो आप किराया वसूल करने जाओगे, रेंट लेने जाओगे। ठीक है ना। हम्म। क्या हेल्थ अलाउ करेगी आपकी। और कितने सारे कब्जे, कितने सारे लिटिगेशन आते हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आपके पास फिक्स डेट पे आ जाए पैसा, फिक्स पैसा आ जाए, 1 तारीख 2 तारीख जैसे शटर ओपन हुआ बैंक का, आपके खाते में पैसा आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ प्लानिंग कर लो भविष्य में। क्योंकि आपके बच्चे, आपकी प्रॉपर्टी,
और गोल्ड, ये तीनों चीजें ना बुढ़ापे में आपकी कभी साथ नहीं देंगे। हम्म, बोले कैसे? मैंने कहा जी प्रॉपर्टी है। पर प्रॉपर्टी है साहब, प्रॉपर्टी है तो उसको बेच के दिखाओ। बेच तो नहीं सकते आप प्रॉपर्टी को। हम्म, और प्रॉपर्टी बनाना आसान है, उसको बेचना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है ना? और बेचोगे तो उस भाव में नहीं मिलेगी जो आप बेचना चाहोगे, पौने पौने जी, भाव में बेचनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी में भी कौन खरीद रहा है, कब खरीद रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है ना? राइट। भाई किस परिस्थिति में तो आदमी बेच रहा है, और हम्म, कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है वो भी देखा जाएगा। ये आदमी चला गया, उसकी वाइफ बेच रही है, मजबूरी है भैया इसकी, फायदा उठाया जाएगा मजबूरी के अंदर। ठीक है ना? तो ये हमें इस पे भी ध्यान देना है। और गोल्ड, मैंने कहा गोल्ड आप बेच सकते हो क्या? बेच देंगे, गोल्ड किस लिए लिए? मैंने कहा जी गोल्ड बेच सकते हो ना, चलो छोड़ो छोड़ो, आप स्पीकर ऑन करो आपका मोबाइल में, और भाभी जी को फोन करो अभी कि यार मैं ये गोल्ड बेच रहा हूँ। ठीक है? बेच पाओगे? शायद शाम को घर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, घर वापसी आपकी गड़बड़ कर सकती है। ठीक है ना? राइट। दूसरा मैंने कहा और इसको, जिसने भी गोल्ड बेचा है ना, जितनों ने गोल्ड बेचा है ना, अपनी पत्नी की हाय दे के बेचा हुआ है। उसके मुंह से आह निकल जाती है, राइट। तो गोल्ड बेचना मतलब अपनी पत्नी की हाय लेना है। सही बात है। गोल्ड बेच नहीं पाओगे। दूसरा मैंने, चलो इसका उल्टा करो, अभी भाभी जी को फोन करो कि आज मैं आपको एक गोल्ड नेकलेस दिलवाना है आपको, या हम्म, डायमंड का नेकलेस दिलवाना है, और मैं शहर के उस कोने पे हूँ, और घर मान लो दूसरे कोने पे है। अब right, आप ये बोलो शाम को चलेंगे, वो बोलेगी आप वहां से यहाँ आओगे 10 किलोमीटर, आप रुको, मैं टैक्सी से या ऑटो से कैसे करके वहां पहुंच जाती हूँ, उस तनिष्क के शोरूम पे या कहीं भी पहुंच जाऊंगी। जी, तो मैंने कहा ऐसा होगा या नहीं होगा? तो मैंने कहा भाई साहब देखो, ये चीजें गोल्ड, प्रॉपर्टी और बच्चे आपका कभी साथ नहीं देंगे। दूसरा, हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। जैसे मैं अभी हमारे साथियों से बात करूं कि पुण्य कार्य हम करेंगे तो उसका पुण्य हमें मिलेगा ना। बच्चे पैदा करने हैं तो बच्चे पैदा हमें ही करने पड़ेंगे। दूसरा, एलआईसी के लिए प्लान दिखाना है तो हमें ही दिखाना पड़ेगा, हमें, हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। आप हमें, कहते घोड़े को पानी तक लाया जा सकता है, पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और आप लोगों ने हमारे इस घोड़े को इतना दौड़ाया है सर, इतना दौड़ाया है कि हमें प्यास लग गई और हम लोग पानी पीने के लिए तैयार हो गए। ठीक है? राइट, तभी हम काम करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे कुछ ऐसा लोगों से बात करें हम लोग, जैसे अभी मैं लोगों से बात करता हूँ कि आप जीवन बीमा इसलिए नहीं खरीदते हैं कि आप मरने वाले हैं, आप जीवन बीमा इसलिए खरीदते हैं कि आपके बाद आपके परिवार में कुछ लोग जिंदा रहने वाले हैं और उनको रुपयों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है ना? राइट। भी कुछ ऐसे सर, दूसरा जैसे आप लोग, ये बताया मौका और एहसास, जब आदमी के पास मौका होता है तब एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तब मौका नहीं होता। समय और समझ, जब आदमी के पास समय होता है तब समझ नहीं आती, और समझ आती है तब समय नहीं होता है। राइट। ये सब सर आपने इतना समझाया है, जैसे आंख और पांख का आपने, जब आंख आएगी तो पांख नहीं होगी, तो पांख होगी जब आंख नहीं होगी। जैसे हमारे गांव में बोलते हैं जब चने होंगे तो दांत नहीं, और दांत होंगे जब चने नहीं होंगे। तो जब एक पार्टी को, समझदार को इशारा ही काफी है, और नकटे के चार लगा दो तो बोला क्यों यार मजाक कर रहे हो। ठीक है ना? हम्म, अभी हम साथियों को ये काम करना है कि अगले 25 साल का सपना हमें राइट। अगले 5 साल में पूरा करना है। हम्म, हम्म, भाई 25 साल तक लगातार हम एमडीआरटी एमडीआरटी करते रहे, तो हम्म, सर उससे तो क्या है, हम लगातार ही काम करें। जैसे हमारे जो टर्म प्लान ना, उसमें क्या है, लिमिटेड पीरियड आ गया उसके अंदर भी, 10 साल, 5 साल, 15 साल जो है, कम पैसा भरो और आगे एंजॉय करो। तो हम हम्म, लोग क्या क्या करना है, वही जब एलआईसी प्लान लेके आ रही है तो हम क्या सीख रहे हैं उससे? हम्म, हमें भी सीखना चाहिए ना, वो 10 साल आगे क्यों छोड़ रही है, 15 साल क्यों छोड़ रही है, वो इसीलिए छोड़ रही है। तो हम जब एलआईसी टर्म प्लान में लेके आ रही है तो हम यहाँ भी तो कर लें। या जैसे जीवन लाभ के अंदर ऐसा ला रखा है, जीवन लक्ष्य में ऐसा लेके आ रखा है, तो फिर हम यहाँ भी करें, क्यों नहीं करें, अपनी लाइफ के साथ क्यों नहीं करें? कुछ समझदार को इशारा ही काफी है। तो हमें अगले 25 साल का जो सपना है उसको अगले 5 साल में काम करना है, और टीओटी पर ले जाके अगले 5 साल टीओटी कर दे, 20 साल पूरे एकदम कहीं घूमने जाए, वर्ल्ड टूर जाए, कुछ भी करें। ठीक है ना? राइट। और जितने साल की एजेंसी हमारे पास में है, उतने लाख रुपए की गाड़ी आपके घर के बंगले के बाहर खड़ी होनी चाहिए सर, तब तो हम्म, आप सफल हो। अगर हम कोई करे मैं 20 साल से सीएम क्लब मेंबर हूँ और चल रही वही टाटा नैनो उसकी, या मारुति सुजुकी, कुछ भी चल रही है उसकी, कोई गाड़ी चल रही है, बाइक, बाइक पे चल रहे हैं लोग बाग। ठीक है ना? तो वो चीज ठीक नहीं है। जितने साल की एजेंसी उतने साल का आपके पास में गाड़ी घर के बाहर खड़ी होनी चाहिए। राइट, राइट। अभी जैसे कई बड़े लोग क्या बोलते हैं, यार मेरे को तो जरूरत नहीं इंश्योरेंस की, क्या जरूरत है? मैं बोलता हूँ सर, गाड़ी टाटा नैनो हो चाहे गाड़ी रोल्स रॉय हो, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है या नहीं, कंपलसरी है या नहीं है?
आप ये तो नहीं कह सकते साहब मैं तो रोल्स रॉयस गाड़ी चलाता हूँ, मुझे तो सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा, मैं तो रिच आदमी, मैं तो नहीं लगाऊंगा। क्योंकि हर गलत आदमी के दिमाग, बड़े आदमी के दिमाग में गलत बात घुस गई है कि इंश्योरेंस मेरे लिए है ही नहीं। क्योंकि हमने उस तरह से जाके पेश ही नहीं किया उनके सामने। हम्म। उनके सामने अगर हम सही ढंग से पेश करें, अभी जैसे बड़े लोगों के पास जाता हूँ, उनके पास LIC दिन को जाता ही नहीं है, हम्म। सारे प्राइवेट पर जाके बैठे हुए हैं वहां पे। हम डरते हैं पता नहीं। और सर पहले मैं भी डरता था, मैंने कहा यार मैं बड़े लोगों के पास कैसे जाऊं, बड़े लोगों के पास तो कोई बड़े एजेंट जाते होंगे। अब मैंने कहा जब तू इतना बढ़िया काम कर रहा है, तेरे से बड़ा कौन हो सकता है तेरे से बड़ा इस एरिया में तो कोई हो नहीं सकता। राइट। तो ये सब सर आपकी देन है, जो कुछ ये सारा कुछ खेल हो रहा है, ये सारा आप लोगों की बदौलत हो रहा है सर। नहीं, सुपर। और मैं देख रहा हूँ रघुवीर जी, द वे यू आर टॉकिंग ना, और यहाँ पर जो लोग भी सुन रहे हैं, देखो पूरा ना। और इसके पहले भी मैंने रघुवीर जी को कहा था कि इनका मेरा सेशन ये अटेंड करते हैं, नोट करते हैं, और उसके बाद में उसका रिहर्सल करते हैं, और उसके बाद वो डिट्टो बातें करते हैं। कोई शब्द इधर उधर नहीं होता है। प्रेजेंटेशन मुझे याद है, मैंने कोई एक प्रेजेंटेशन के बारे में सबको कहा था कि चलो इसको रिपीट करके दिखाओ। पूरे 50-60 लोग बैठे थे, कोई इसको एज इट इज रिपीट नहीं किया। हमारे रघुवीर भैया ने उसको रिपीट किया था। आज भी मुझे वो मतलब वो क्लास याद है। और मैं हैरान था क्योंकि शब्द से शब्द आपने परफेक्टली आपने मैच किए थे। तो ये सारी चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। और देखो यहाँ राहुल शाह जी लिख रहे हैं कि फाइनली आई फाउंड इन ऐप, जो कोर्स है वो, एंड इट्स इन कोर्स फोल्डर, ऑल क्लिप्स। थैंक्स मुकेश सर। भाई जब हम कह रहे हैं राइट, तो हम झूठ तो बोलेंगे नहीं ना। और एक बात याद रखना, कभी भी एथिक्स मेरे पास से आप, मतलब और किसी से कोई उम्मीद मत करो, बट मुकेश जोशी एथिकल आदमी है। जो कहूंगा वो चीज मैं आपको फॉरवर्ड करता ही हूं। खाली ढूंढने की जरूरत होती है, उसको ढूंढना पड़ता है। तो ये 30 के 30 एपिसोड इवन आप आपके दोस्तों को भी डाउनलोड करा सकते हैं। जो लोग यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफिसर बैठे हैं, SBA बैठे हैं, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड मराओ, उनको ये सारे एपिसोड उनको देखने को कहो, ये रहेंगे, ये पड़े रहेंगे उसके अंदर में। और इसका बेनिफिट जितना उठा सकते हो उतना उठाइए आप। यस। सर वो आपका जो बात कर रहे हो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस की बात हुई थी वो। हाँ, यस यस यस। उस और मैंने कॉन्सेप्ट की रियल में बात। आपने एक चीज बोली कि मैं इसको कितनी भी स्पीड में बोल सकता हूँ, आपने बोला ना मेरा भी वही Yes. सेम सर। मैंने इतना रट्टा मारा कम से 100 बार याद करिए, मैंने कहा ये शब्द इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, तो वही सेम जो जो भी एग्जाम्पल आपने लिया वो सारा सारा मैंने एकदम ऐसे रट लिया था, ठीक है ना। राइट। तो ये एवरी रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस है ना, है। एवरी जब भी आप पार्टी के पास जा रहे हो ना, तो पूरी तैयारी के साथ जाओ। मैं अंत में एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत एक्टर हुए, लेकिन अमिताभ बच्चन 50 साल क्यों चले या 55 साल क्यों चले मालूम है आपको? उसका एक वजह था। और सबसे बड़ा वजह यह था कि बच्चन साहब को रिटेक की जरूरत बहुत कम पड़ती है, बहुत कम। और रिटेक की जरूरत क्यों कम पड़ती है? क्योंकि वो स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, उसका रट्टा मार के आते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को वो जगह का भाड़ा, वो इलेक्ट्रिक का बिल, वो दूसरे इतने पूरा ताकजाम होता है, 200-300 लोगों का पूरा यूनिट होता है, तो वो खर्चा उनका बच जाता है। तो कई प्रोड्यूसर ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ग्रेट एक्टर बाद में बने, बट वो ग्रेट डिसिप्लिन में थे, और वो बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते थे, ये हमें पसंद था। इसलिए हम आंख बंद करके उनको साइन कर लेते थे। और फिर ज्यादा पिक्चरें करने लगे तो एक्टिंग के अंदर में अपने आप निखार आते गया, और अपने आप वो बेताज बादशाह बन गए। तो जब भी पार्टी के पास जाओ, अच्छी पूरी तैयारी के साथ में बैठो, ताकि पार्टी को भी लगे कि ये प्रॉपर तैयारी के साथ आया, और कम समय के अंदर में इफेक्टिव बात करो। यस रघुवीर जी, अंत का कोई संदेश? बस सर एक तो अभी मैं जो अपना RRR कार्यक्रम हो रहा है, अपना जो कन्वेंशन हो रहा है बॉम्बे का, अच्छा, राइट। उसमें मैं आ ही रहा हूँ। वाह, वेरी गुड, और मोस्ट पूरी वेरी। टीम आएगी। दूसरा अभी आपने एक बेसिक कोर्स लगाया है सर अभी ना, नेक्स्ट मंथ में मथुरा में, स्टार्टिंग मथुरा में मथुरा में। लगा है। तो आपके वहाँ बगल पे, में मथुरा में लगा हुआ है, मतलब हाँ आप। मथुरा लगभग मेरे से 125 किलोमीटर दूर पड़ता है। जी मैं जी। लगभग 10 लोगों की टीम को लेकर के जा रहा हूँ अपनी। मैं वाह वाह, खुद भी रहूंगा वहाँ पे सर आपका, और लगभग कम से कम 15-20 बार आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है मैंने क्या बात। स्वागत है आपका रघुवीर जी। जी।
और अभी एक लास्ट में एक शेर और बोलूंगा सर मैं, ठीक है वाह, ना। इरशाद। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में मिले नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने वाह, मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जब से चला हूं सिर्फ मंजिलों पे नजर है, कभी मैंने मील के पत्थर नहीं देखे। अरे हैरत में पड़ जाएंगे सब जब बेवक्त घर पहुंचूंगा। उम्र ढल गई, मैंने कभी दिन में घर नहीं देखा। महबूब की गली हो या वाह, बुजुर्गों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर वाह, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और वाह। पत्थर समझता है मुझे, और पत्थर समझता है मुझे मेरा हर चाहने वाला। LIC एडवाइजर हूँ, तूने मुझे छूकर नहीं देखा, तूने मुझे छूकर नहीं देखा, क्या तूने बात मुझे है। छूकर नहीं देखा। वाह, 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 वाह। मजा आ गया। थैंक यू सो बड़ा शायराना अंदाज और बहुत ही बखूबी से आपने पूरा सेशन यहाँ पर लिया। जबरदस्त सेशन लिया रघुवीर जी। और मुझे ये उम्मीद थी, इसीलिए मच। आज थैंक यू सो मैंने मच। मेरा स्लॉट भी आपको दे दिया। ग्रेट, थैंक यू सो ग्रेट। मच गॉड सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सो यू मच, सो मच। थैंक चलो यू। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। कल जय बात। मिलेंगे इस तरह के